हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री बाय सिमरन मतलानी। हम लोग ने शुरू किया है एसएससी बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9, हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर। इसका ये सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 आपको मेरे चैनल पे इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक आपके लिए बायो में है। उसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के भी क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। आप उससे स्कैन करके मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, सवाल कर सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो। ओके, तो ये है हेरिटेज मैनेजमेंट पार्ट 2, म्यूजियम्स, लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स। पार्ट 1 में हमने सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, उनका कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन समझा था। तभी मैंने आपको बता दिया कि पार्ट 2 में हम म्यूजियम्स, लाइब्रेरी और आर्काइव्स कवर करेंगे। और हमारा जो लास्ट पार्ट आएगा इस लास्ट चैप्टर का, वो होगा इंसाइक्लोपीडियाज पे। काफी लंबा लेंथी पार्ट है वो, इसलिए मैंने उसको एक कंप्लीटली अलग पार्ट के लिए रखा है। कि शुरू करते हैं और पार्ट 2 में देखते हैं सम फेमस म्यूजियम्स को। So, museums were created to organize and manage the antiquities collected by members of royal and elite families of medieval Europe. मध्यकालीन भारत के बारे में पता होगा आप लोगों को। जब दिल्ली सल्तनत, गौरी, महमूद और उसके बाद फिर हमारे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान और फिर मुगल्स का राज था, वो हम कहते हैं हमारा मिडाइवल भारत, मिडिवल भारत या मध्यकालीन भारत। उसी टाइम पे मध्यकालीन यूरोप में भी रॉयल फैमिलीज हुआ करती थी। जैसे आज यूके में, फ्रांस में आपको रॉयल फैमिलीज देखने को मिलती है, तब भी रॉयल फैमिलीज, एलीट फैमिलीज, नोबल्स, सामंत वगैरह हुआ करते थे। और उनका एक शौक होता था, वो एंटिक चीजों को कलेक्ट करते थे। तो इन एंटिक चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए ना म्यूजियम्स बनाए जाने लगे। तो बेसिकली जो रॉयल फैमिलीज के राजा, महाराजा, राजकुमार वगैरह के इनके शौक हुआ करते थे ना, सिर्फ इनके वजह से म्यूजियम्स की क्या कह सकते हैं कि इन्वेंशन हुई या डिस्कवरी हुई, जो भी आप कहें। इसीलिए हुई क्योंकि रॉयल फैमिली मेंबर्स ने जो एंटिक्स कलेक्ट किए थे उन्हें ऑर्गेनाइज करना था। तो दुनिया के कुछ फेमस म्यूजियम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है लुओ म्यूजियम। ये है फ्रांस में। इसको आपने अभी अभी चर्चा में बहुत सुना होगा, सोशल मीडिया में, न्यूज में बड़ा पॉपुलर हुआ ये म्यूजियम अभी तो। क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर बहुत बड़ी चोरी हुई थी, बहुत मामूली तरीके से काफी बड़ी चोरी हुई। तो यहाँ की एक सबसे खास बात है कि यहाँ पर जो ये मोनालिसा, जिसकी पेंटिंग बनाई थी लियोनार्डो डा विंची ने, ये यहाँ पर इस म्यूजियम में, लुओ म्यूजियम में ये डिस्प्ले पे है, एग्जीबिशन पे है। अच्छा, कब स्टैब्लिश हुआ था ये म्यूजियम? 18th सेंचुरी, मतलब करीबन 1700 से लेकर 1799 के बीच में। यहाँ पे एंटिक्स कलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली वर एग्जिबिटेड इन द लुओ म्यूजियम। इस म्यूजियम में अगेन, जैसे मैंने कहा, शाही परिवार के जो फैमिली मेंबर्स जो हैं, उनकी कलेक्ट की हुई चीजों को एग्जीबिशन के लिए रखा गया है इस म्यूजियम में। इसमें एक सबसे पॉपुलर पेंटिंग मोनालिसा भी है, जो कि बहुत फेमस है। दुनिया भर में मोनालिसा पेंटिंग सभी ने देखी है। लियोनार्डो डा विंची, जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी, वो फ्रांस के राजा फ्रांसिस वन के लिए काम करते थे, मतलब उनके पेट्रोनेज में थे। उन्होंने 16th सेंचुरी, मतलब 1500 में, 1500 से मतलब 1599 के बीच में, 16th सेंचुरी में मतलब 1500s के एरा में उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। The collection of the museum increased to a great extent because of the antiquities brought back by Napoleon Bonaparte from his conquest. आप सबने नेपोलियन का नाम सुना होगा। नेपोलियन बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडर थे। कई सारी उन्होंने बैटल्स, जंगें लड़ी उन्होंने। और वो जो जीत कर चीजें अपने साथ लाते थे ना, उसकी वजह से इस म्यूजियम का जो कलेक्शन था वो एक्सपांड हुआ, बढ़ गया। अब एक्सपांड कैसे होता है? जब आप किसी चीज को, मान लो इस म्यूजियम में आपने आकर के एक एंटीक आपके घर में आपके कोई पड़ा था, तो आप जाके जब उस म्यूजियम को देते हो, उनको डोनेट करते हो या सेल करते हो, तो उससे क्या होता है, उनका कलेक्शन, म्यूजियम का कलेक्शन जो है एक्सपांड होता है। तो नेपोलियन जो थे, उन्होंने बहुत कुछ जीता था अपने हर बैटल, हर कॉन्क्वेस्ट के बाद। वो बहुत सारे एंटिक्स लाते थे, जिससे इसका कलेक्शन बढ़ गया। आज के टाइम पे प्रेजेंटली 3,80,000 आर्टिफैक्ट्स इस म्यूजियम में है। 3,80,000, 3,80,000, ऑलमोस्ट 380 के आर्टिफैक्ट्स। म्यूजियम के मैंने यहाँ पर आई थिंक आपको कुछ तस्वीरें भी दी हैं। ये है लुवो म्यूजियम फ्रांस का। बाहर से ये ऐसा दिखता है कि आपने कुछ
फिल्म्स में, मूवीज में शायद इसको देखा होगा, इस जगह को हो सकता है रियल लाइफ में देखा हो। अभी अभी ये जो ज्वेल्स हैं ये अभी अभी स्टोल हुए थे, चोरी हुए थे कि इस म्यूजियम से नेपोलियन ने, ये अगेन ये नेपोलियन के ही ज्वेल्स थे के। सो ये थे नेपोलियन बोनापार्ट, इन्होंने ही काफी कंट्रीब्यूशन दिया था इस म्यूजियम को। सो आगे आता है ब्रिटिश म्यूजियम। ब्रिटिश म्यूजियम को ना सोशल मीडिया में मैंने कुछ ऐसे मीम्स पढ़े हैं, ब्रिटिश म्यूजियम को ना एक और नाम मिला है, क्या इंडियंस ने एक और फेमस नाम दिया है कि। सो ये शायद आपने सुना होगा, सोशल मीडिया में बहुत लोग जब विजिट करते हैं ब्रिटिश म्यूजियम तो ये नाम देते हैं ब्रिटिश म्यूजियम को। क्यों? बहुत सारे इन्होंने अपनी, ब्रिटिशर्स ने देखो दुनिया भर में कॉलोनीज बनाई, एशिया में उन्होंने राज किया, अफ्रीका के ऊपर भी राज किया। और एशिया और अफ्रीका दोनों का इतिहास बहुत लंबा है, दोनों के पास बहुत आर्टिफैक्ट्स थे, बहुत सारा सोना, डायमंड्स वगैरह बहुत कुछ था। तो वो अपने साथ उसको लूट कर लेके गए, लिटरली वो इस वर्ड को भी लूट के लेके गए। द वर्ड लूट, जिसको वो लोग इंग्लिश वर्ड कहते हैं, वो भी हिंदी हमारे भाषा से ही है। लूट के भी, लूट को भी वो लूट के चले गए। सो इस ब्रिटिश म्यूजियम को एस्टेब्लिश किया 18th सेंचुरी, अगेन मतलब 1700s टू 1799 में। सर हांस स्लोइन एक नेचुरल साइंटिस्ट थे, जिन्होंने करीबन 71,000 ऑब्जेक्ट्स या आर्टिफैक्ट्स को अपनी कलेक्शन में से जो थी वो इंग्लैंड के राजा जॉर्ज थ्री को उन्होंने सौंप दी या हैंड ओवर कर दिया। मुझे लगता है मैंने उनका फोटो भी यहाँ पे दिया है, यस, ये है सर हांस स्लोइन, जिन्होंने सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन दी ब्रिटिश म्यूजियम को, करीबन 71,000 ऑब्जेक्ट्स की। किसको दी? किंग ऑफ इंग्लैंड जॉर्ज टू को। जिसमें किताबें थी, तस्वीरें थी, प्लांट्स के कुछ स्पेसिमेंस भी थे। अब प्लांट्स के, प्रिजर्व्ड प्लांट्स के स्पेसिमेन कैसे, फॉसिल्स कैसे आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं, इसको मैं आगे एक और म्यूजियम समझाऊंगी ना, तब आपको पता चलेगा कैसे प्लांट्स और एनिमल्स भी हमारे आर्टिफैक्ट्स में आते हैं, हमारी हिस्टोरिकल सोर्स में आते हैं। तो later the collection was expanded by addition of various art object and ancient artifacts collected by the British people from ब्रिटिश कॉलोनी। कॉलोनीज मतलब जो उन्होंने एशिया और अफ्रीका में राज किया ना, तो उसको वो कॉलोनी कहते हैं कि अपनी। तो इन कॉलोनी से जो कुछ भी उन्होंने कलेक्ट किया था, यहाँ पे बड़ा ही डिसेंट वर्ड दिया है, चलो ठीक है, कलेक्ट किया था ब्रिटिश लोगों ने, उसकी वजह से अगेन इस म्यूजियम का जो कलेक्शन है वो एक्सपांड हुआ। मैंने आपको बताया एक्सपांड कब होता है, जब आप वहां पे कुछ कंट्रीब्यूट करते हो तो वो कलेक्शन एक्सपांड होता है। मान लो अगर आपको किसी चीज के कलेक्ट करने का शौक हो, आपको कोई पर्टिकुलर तरीके के, मान लो जैसे पोकेमोन कहते हैं, हम लोग पोकेमोन कलेक्ट करते हैं, तो कलेक्शन कैसे एक्सपांड होता है? जब आपको कोई नया पोकेमोन मिलता है, किसी को कॉइन्स या स्टैम्प्स के कलेक्शन का शौक होता है कि, तो उसमें भी कलेक्शन का एक्सपेंशन होता है जब आपको नई चीजें मिलती हैं। तो इन्होंने करीब करीब 80 लाख चीजें इस तरह से जमा की हैं ब्रिटिश म्यूजियम में। तो यहाँ पे मैंने जो फोटो दिखाई ना आपको, यहाँ पे आप देखोगे ना, अगर अच्छे से थोड़ा मैं जूम करती हूँ, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या नाम लिखा हुआ है, अमरावती। तो ये जो आर्टिफैक्ट्स इस पर्टिकुलर रूम में लगाए गए हैं, ये अमरावती, इंडिया के अमरावती से आए हैं, जो ब्रिटिश म्यूजियम में देखने को मिलते हैं कि। अगेन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री यूएसए। एक फ्रांस का हो गया, एक इंग्लैंड का हो गया, अब एक अमेरिका का म्यूजियम भी देखते हैं। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी प्लांट्स और एनिमल्स के लेफ्ट फॉसिल्स जो होते हैं वो कैसे हमारे हिस्टोरिकल सोर्स हैं कि। ये है ना नेचुरल म्यूजियम का मतलब है जो प्राकृतिक चीजें हैं, अगेन यही प्लांट्स और एनिमल्स के अवशेष। यहाँ पर ना आपको इमेज में यहाँ पर अच्छे से नहीं दिखेगा, पर यहाँ पे एक एलिफेंट है, जो मैंने आई थिंक यहाँ पे आपको दूसरे साइड से, दूसरे एंगल से ये इमेज मिला मुझे इसी म्यूजियम का, ये आपको दिखेगा। इसी के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्पेसिमेन बनाना या उसका रेप्लिका क्रिएट करना, मॉडल क्रिएट करना, एक मिनिएचर क्रिएट करना आना चाहिए। जब आपको कोई आर्टिफैक्ट या ओरिजिनल को आप जब एग्जीबिशन पे नहीं रखना चाहते, तो आप एक मॉडल या रेप्लिका रखते हो। तो ये एक रेप्लिका है। अगेन यहाँ पर आप देखोगे डायनासोर्स के फॉसिल्स हर जगह मिलते हैं कि दुनिया भर में, तो उनको भी एग्जीबिशन पे कई बार ओरिजिनल लगाए जाते हैं, कई बार रेप्लिका बना के। तो यहाँ पे आपको 3 दिखेंगे, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा एक यहाँ पर भी दिख रहा है। यहाँ पर एक आपको बोर्ड दिखेगा, इधर एक यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। तो ये नेशनल म्यूजियम ऑफ
नेशनल म्यूजियम यूएसए का। आप में से अगर किसी ने फ्रेंड्स देखा होगा तो पता होगा कि उसमें भी एक कैरेक्टर है रॉस गेलर, जो कि एक म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में काम करता है एज अ पैलियोंटोलॉजिस्ट। फिर इंडिया पे आ जाते हैं। इंडिया में कौन से म्यूजियम्स हैं? देखो मैंने यहाँ पे 3 कलर्स यूज किए, येलो और ग्रीन और पिंक। 3 अलग अलग म्यूजियम्स के बारे में हाईलाइट करने के लिए, ताकि नाम कंफ्यूजन ना हो, जगह की कंफ्यूजन ना हो, और किस साल में वो एस्टेब्लिश हुई इसका कंफ्यूजन ना हो। तो जो इंडियन म्यूजियम था वो है कोलकाता में, और जो एस्टेब्लिश हुआ था 1814 में। किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1814 में स्टैब्लिश किया था इन्होंने। पहला म्यूजियम इंडिया का नाम था इंडियन म्यूजियम, सिंपल नाम। पहला इंडिया का म्यूजियम इंडियन म्यूजियम। दूसरा म्यूजियम जो बना वो था सरकारी म्यूजियम, गवर्नमेंट म्यूजियम। कहाँ पे? चेन्नई में 1851 में। तीसरा था नेशनल म्यूजियम, एक सबसे फेमस म्यूजियम है ये नेशनल म्यूजियम। राष्ट्रीय म्यूजियम, 3 म्यूजियम नाम याद रखना इजी होगा। कहाँ पे है? दिल्ली में है। कब स्थापित हुआ? 1949 में। याद रखने का एक सिंपल तरीका आपको बता देती हूँ। अंग्रेजों का जो रूल था 1858 से इंडिया में लेके 1947 तक चला। तो जो 2 म्यूजियम्स थे ना वो स्टैब्लिश हुए थे 1814 और 1851 में, तब जब अंग्रेजों का शासन था। तो उन्होंने क्या नाम दिया? इंडियन और गवर्नमेंट म्यूजियम। और उन्होंने कहाँ स्टैब्लिश किया? उनकी ना 3 प्राइमरी क्या कहते हैं, 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, या 3 कह सकते हो सेंटर हुआ करते थे इंडिया में। पहला था बॉम्बे, जिसको आज हम मुंबई कहते हैं। दूसरा था मैड्रास, जिसको आज हम चेन्नई कहते हैं। और तीसरा था कोलकाता, जिसको वो लोग कैलकट्टा कहते थे। तो आपको ये याद रखने के लिए आसान होगा कि उन्होंने पहला म्यूजियम खोला कैलकट्टा में, दूसरा खोला मद्रास, जिसको आज हम चेन्नई लिखते हैं, और जो तीसरा म्यूजियम स्टैब्लिश हुआ राष्ट्रीय म्यूजियम, वो इंडिया की आजादी के बाद हुआ था स्टैब्लिश, और देश की राजधानी दिल्ली में। तो अगर हो सकता है आपको एग्जाम में पूछा जाए पेयर में कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट पेयर है, तो 3 आपको यहाँ पे दिए जा सकते हैं याद रखने के लिए, इजी होगा इस तरीके से। अच्छा, नेशनल म्यूजियम, अमेरिकन म्यूजियम के बारे में मैंने बताया ही नहीं कि द म्यूजियम मैनेज्ड बाय स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1846। तो ये जो इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे दिया गया है ना स्मिथसोनियन, ये है इसको मैनेज करता है कि ऑलमोस्ट 1846 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12 करोड़ स्पेसिमेंट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, पत्थर, ह्यूमन फॉसिल्स, इंसानों के अवशेष, और कुछ आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर मिलाकर करीब करीब 12 करोड़ स्पेसिमेंट्स यहाँ पर हैं। हाउस्ड मतलब यहाँ पे है। Presently, there are several museums in various states of India. Usually, the big museums have their own archives and libraries. Some museums are affiliated to university. Some also offer courses in museology. तो इंडिया में इस वक्त इन 3 म्यूजियम्स के अलावा बहुत सारे म्यूजियम्स हैं एक्चुअली तो। और कुछ बड़े म्यूजियम्स होते हैं ना, उनकी अपनी लाइब्रेरी और उनके अपने आर्काइव्स होते हैं कि कुछ होते हैं, कुछ ऐसे म्यूजियम्स होते हैं जो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए होते हैं, और कुछ म्यूजियम्स होते हैं जो म्यूजियोलॉजी का कोर्स ऑफर करते हैं। म्यूजियोलॉजी मतलब बेसिकली स्टडी ऑफ अ म्यूजियम, या म्यूजियम साइंस जिसको आप कह सकते हो कि हम जैसे ह्यूमन साइंस कहते हैं, केमिकल साइंस को केमिस्ट्री कहते हैं कि, या अगेन ह्यूमन साइंस को हम ह्यूमैनिटीज कहते हैं, वैसे ही म्यूजियम साइंस या सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ म्यूजियम्स को म्यूजियोलॉजी कहते हैं। उसके कोर्सेज चलते हैं कि सो फॉलोइंग आर सम वेल नोन इंस्टीट्यूट्स, कुछ यूनिवर्सिटीज जहां पर डिग्री और डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो म्यूजियोलॉजी के। तो आपको नाम दिए गए हैं, दिल्ली में है, वडोदरा, कोलकाता, वाराणसी, अलीगढ़ और ग्वालियर में। देखते हैं इंडिया का एक पहला म्यूजियम मुंबई से, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, संग्रह मतलब संग्रह करना, जोड़ना, संभालना, कलेक्ट करना। संग्रहालय मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ? म्यूजियम, जहां पर चीजों को जोड़ के कलेक्ट करके रखा गया है संभाल के। किसके नाम पे? हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे म्यूजियम है। पर जब स्टैब्लिश हुआ था 1905 में, ये स्टैब्लिश हुआ था नवंबर के महीने में, उस वक्त इस म्यूजियम का नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया। अब मुंबई महाराष्ट्र इंडिया की वेस्टर्न साइड आता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता होगा। नॉर्थ
हमारा दिल्ली कश्मीर रीजन हो गया, वेस्ट हमारा महाराष्ट्र गुजरात है, साउथ हमारा चेन्नई तमिलनाडु कर्नाटका है, और ईस्ट हमारा कलकत्ता आसाम, ये सब रीजन हो गए। तो क्योंकि मुंबई या बॉम्बे जो उनकी प्रेसिडेंसी होती थी, उसको वो अपना वेस्टर्न प्रोविंस या वेस्टर्न इंडिया कहते थे, इसीलिए म्यूजियम का नाम पड़ा था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय 1998 में। चलिए देखते हैं नोट्स में कुछ ऐसा है जो मैच से रह गया। इंडियन म्यूजियम कोलकाता 1814, ये पहली तस्वीर। आई थिंक इसको कहते हैं कि ये पहली तस्वीर थी जो इंडिया में खींची गई थी। आई थिंक पहली कलर फोटो थी, कुछ तो ऐसा था। आई थिंक आपको पहले बताया है मैंने ये पहले किसी चैप्टर में, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे क्लिक नहीं हो रहा। आई थिंक एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री वाला जो चैप्टर है उसमें ये होगा। फोटोग्राफ भी होगी इंडियन म्यूजियम की। गवर्नमेंट म्यूजियम सरकारी म्यूजियम चेन्नई 1851, मैंने आपको बताया। तस्वीरों से क्या होता है ना, आपको चीजें याद आती है कि नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली 1949, और ये है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई का। अंदर से कुछ इस तरह दिखता है कि सो अच्छा, बाहर से कैसा दिखता है, यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में ही फोटो दी गई है कि द बिल्डिंग ऑफ द म्यूजियम इज बिल्ट इन इंडो गोथिक स्टाइल। इंडो गोथिक मैंने बताया है, इंडियन और गोथिक स्टाइल का ब्लेंड। जैसे आप फ्रांस में आर्क दी ट्रायम्फ देखोगे और मुंबई में आप देखोगे गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया और आर्क डी ट्रायम्फ में एक डिफरेंस है कि गेटवे ऑफ इंडिया में गॉथिक स्टाइल के साथ साथ इंडियन एलिमेंट्स जो है आर्किटेक्चर के वो भी मिक्स किए गए हैं कि तो ये बिल्डिंग भी जो है ना इंडो गोथिक स्टाइल है। कैसे, यहाँ पे गुम्बद देख रहे हो, गुम्बद किस चीज पे होते थे, गुम्बद किस चीज पे होते थे, तो ये गोथिक स्टाइल नहीं है, ये इस्लामिक स्टाइल है जो हमने अडॉप्ट किया था इंडिया में, और वही यहाँ पर अप्लाई किया गया इस बिल्डिंग में भी। So it has been given the status of grade 1 heritage building in Mumbai. मुंबई की हेरिटेज धरोहर है ये, और ग्रेड 1 का स्टेटस इस बिल्डिंग को मिला हुआ है। द म्यूजियम हाउसेस अबाउट 50,000 एंटीक्स हैं, 3 कैटेगरीज में, आर्ट्स में, आर्कियोलॉजी में, नेचुरल हिस्ट्री में। 50,000 आर्टिफैक्ट्स ऑलमोस्ट 3 कैटेगरीज में। आ जाते हैं फिर नेक्स्ट 9.3 लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स पे। लाइब्रेरीज आर द स्टोर हाउसेस ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। आपके कॉलेज में, स्कूल में, कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी किसी ना किसी लाइब्रेरी की फोटो देखी होगी, या आपने लाइब्रेरी विजिट किया होगा, या आप कभी फ्रीक्वेंटली लाइब्रेरी में जाते रहे होंगे। तो लाइब्रेरी आपने सबने देखी होगी। लाइब्रेरी साइंस, अगेन जैसे मैंने कहा म्यूजियम साइंस है, वैसे ही लाइब्रेरी साइंस भी है। और लाइब्रेरी साइंस के जो कोर्स है, लाइब्रेरी साइंस का जो सिस्टम है, क्लोजली रिलेटेड है मैनेजमेंट साइंस से। क्यों, जैसे आपको बिजनेस मैनेजमेंट सीखनी पड़ती है, वैसे ही लाइब्रेरी की मैनेजमेंट भी सीखनी पड़ती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्यों सोच्ड है, मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कैसे कनेक्टेड है लाइब्रेरी साइंस। और फील्ड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि आपको नॉलेज शेयर करना है, किताबें क्या है, मैनेज करना, नॉलेज है उसमें, तो फील्ड ऑफ एजुकेशन से लिंक्ड है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई आपके लाइब्रेरी में आपके आके पूछे कि हिस्ट्री रिलेटेड या पर्टिकुलरली मिडिवल इंडिया रिलेटेड बुक्स कहाँ मिलेंगे, वर्ल्ड वार रिलेटेड बुक्स कहाँ मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये वर्ल्ड वार रिलेटेड किताबें हैं कि तो मैं इसको ये सजेस्ट करूं। आपको एजुकेशन होना, आपको नॉलेज का होना चाहिए। सो एजुकेशन से लिंक्ड है, टेक्नोलॉजी आईटी से लिंक्ड है, मैनेजमेंट साइंस से लिंक्ड है। लाइब्रेरीज परफॉर्म वेरियस टास्क। अब इनके काम क्या है लाइब्रेरी के, सिर्फ वहां पे ये शोकेस लगा के, बुक शेल्फ लगा के किताबें नहीं रखी जाती। इनका काम क्या है, किताबें पहले तो कलेक्ट करना, फिर उन्हें सिस्टमेटिकली अरेंज करना, उन्हें कंजर्व और प्रिजर्व संजो के रखना, फिर डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस, ये बताना कि कौन सी किताब में क्या इंफॉर्मेशन है, ये पता रखना। और जब आपसे कोई पूछने आए कि मुझे ये जानकारी चाहिए, कौन सी किताब में मिलेगी, तो उसको वो इंफॉर्मेशन देना। मेनी ऑफ दीज आर टास्क आर कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम। इसीलिए आईटी से कनेक्टेड है ये लिंक, ये फील्ड जो है आईटी से इसीलिए कनेक्टेड है, क्योंकि ये काम करने के लिए, किताबों को सिस्टमेटिकली अरेंज करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आजकल क्या जरूरत होती है, कंप्यूटराइज सिस्टम की जरूरत होती है। कि to make a book available to a reader as per his requirement is the most important aspect of library management.
अब आप समझ लो लाइब्रेरी मैनेजमेंट में चले गए, आप एक लाइब्रेरियन बन गए। आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम लाइब्रेरी मैनेजमेंट के तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होगा कि किसी भी रीडर को, कोई भी इंसान जो आपके पास आके कहता है मुझे कुछ पढ़ना है किसी चीज पे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि उसे वो बुक मिले अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट। जरूरत के अनुसार आपके सामने जो रीडर आता है उसे किताब मिलनी चाहिए। ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि अगर आप एक किताब ढूंढ के अपने रीडर को नहीं दे सकते तो आपने कुछ भी नहीं किया लाइब्रेरी मैनेजमेंट के नाम पे। तो एक अच्छा सिस्टम मुझे किसी ने बताया था, ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। नंबर दिए जाते हैं किताबों को अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स। जैसे यहाँ पर है कि 000 वाला जो कोड है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन, जनरल वर्क्स वगैरह की बुक्स को दिया जाता है। 500 का कोड साइंस की, साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स की किताबों को मिलता है। 600 टेक्नोलॉजी, 100 पे फिलोसफी, 200 पे रिलीजन, 700 पे आर्ट्स। इस तरह बुक्स को नंबर दिया जाता है और फिर आप कंप्यूटर में उसका कैसे प्रॉपर लिस्ट बना के रख सकते हो कि बुक नंबर दिस 100 दिस एंड दिस इज सोशल साइंस। 300 का कोड है, सोशल साइंस की है। 311 है मतलब पॉलिटिकल साइंस की किताब है कि। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, ट्रेस कर सकते हो। आप इतनी बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं, आपको पता है लाइब्रेरी 3-4 फ्लोर्स की, 3-4 माले की लाइब्रेरी होती है कि। तो 3-4 फ्लोर्स पे आप कहाँ किताब ढूंढने जाओगे, आपको कोई ना कोई तो सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो क्या होता है मोस्टली नंबर दिया जाता है कि 300 का नंबर जो है सोशल साइंस का है, उसमें 320 से 330 की जो किताबें हैं, 320 से लेके 330 की किताबें हैं पॉलिटिकल साइंस की बुक्स हैं। उसके आगे इकोनॉमी की हैं, लॉ की हैं। तो वो जब आपसे कोई रीडर मांगने आए कि मुझे पॉलिटिकल साइंस का, डेमोक्रेसी पे कोई किताब चाहिए, फंडामेंटल राइट्स पे कोई किताब चाहिए, इंडियन डेमोक्रेसी पे मुझे कोई बुक चाहिए, तो आप कैसे ढूंढोगे? आप जाओगे 320 की सीरीज ढूंढोगे, 20 से 29 के बीच में कौन सी बुक्स है जो मैं इसको रेफर दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। ये जरूरी होता है सिस्टम। फिर आता है क्या, अच्छा, सरस्वती महल ग्रंथालय, आगे देखते हैं इसके बारे में। द रॉयल लाइब्रेरी ऑफ अशुरबनीपाल, 7th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा, मतलब ऑलमोस्ट 2600 साल पहले एक एसीरियन एम्पायर था। मेसोपोटामिया के एम्परर थे अशुरबनीपाल। उनकी रॉयल शाही लाइब्रेरी थी। एक मिनट, थोड़ा ज्यादा कचरा हो गया। उनकी शाही लाइब्रेरी थी जो, जिसको कहते हैं दुनिया की पहली लाइब्रेरी थी वो। उसके बाद आता है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वहां पे भी लाइब्रेरी हुआ करती थी इंडिया में। ये इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो रीजन है ना, यहाँ पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी 5th सेंचुरी क्राइस्ट एरा तक। यहाँ पे बहुत सारी किताबें थी, दूर दूर से लोग आते थे बुद्धिज्म रिलेटेड और एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड रिसर्च के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए तक्षशिला। फिर एलेक्जेंड्रिया, एक और लाइब्रेरी थी, कहाँ, इजिप्ट, मिस्र में। अर्लीस्ट लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरीज कहा जाता है। तो मुझे एक आर्टिकल मिला अशुरबनीपाल लाइब्रेरी के लिए, जिसके लिए लिखा गया था कि इट इज अ लाइब्रेरी फिट फॉर अ किंग, एक राजा के लिए जो सही है ना वो लाइब्रेरी है ये। तो क्या है ना कि जो कुछ भी लेफ्ट आउट मिला था लोगों को एक्सकावेशन में, आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन हुई, खुदाई हुई जमीन से, तो पता चला कि एक अशुरबनीपाल लाइब्रेरी भी हुआ करती थी इतने साल पहले, 2600 साल पहले। तो जो कुछ भी बचा कुचा लोगों को मिला वो लाइब्रेरी का चीजें उठा करके अब कहाँ रखी गई है, ब्रिटिश म्यूजियम में। अगेन मैंने जैसे कहा ब्रिटिश में ये एक्सकवेशन की एक ड्राइंग बनाई गई थी, वो भी इन्होंने आर्टिकल में डाली है। ऐसे टैबलेट्स मिलते थे कि जो टैबलेट जो हुआ करते थे ना वो लाइब्रेरी में किताबों की तरह रखे जाते थे, क्योंकि उस वक्त किताबें नहीं चलती थी, ये टैबलेट होता था, पत्थर पे जो नका इंस्क्राइब किया है वही उनका बुक है के। तो वही लाइब्रेरी में स्टोर्ड रहता था। इस तरह से अशुरबनीपाल लाइब्रेरी थी। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी, अगेन वहां पे आई थिंक आग लग गई थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। सरस्वती महल ग्रंथालय, जिसकी तस्वीर आपको मैंने यहाँ पर दिखाई, ये है सरस्वती महल ग्रंथालय। अंदर कुछ इस तरह का दिखता है कि, तो ये सरस्वती महल ग्रंथालय के बारे में क्या लिखा गया है। थंजावुर में है, तमिलनाडु के 16th से 17th सेंचुरी, मतलब ऑलमोस्ट
1500 से लेकर के 1699 के बीच में बनाई गई थी, कि जब नायक डायनेस्टी तंजौर पे राज करते थे। फिर 1675 में व्यंकोजी राजे भोसले ने तंजौर को कैप्चर किया और अपना इंडिपेंडेंट शासन वहां पे शुरू किया। और उन्होंने और उनके बाद जिन्होंने भी उन्हें सक्सीड किया, किनको, किसको, व्यंकोजी राजे भोसले जी को, जिसको जिसको भी सॉरी इन्हें जिन्होंने भी सक्सीड किया ना, सब ने इस लाइब्रेरी को एक्सपांड किया। अगेन, जैसे मैंने म्यूजियम के लिए कहा कैसे एक्सपांड होता है, लाइब्रेरी भी बिल्कुल उसी तरह एक्सपांड होती है। जब आप वहां पे बुक्स डोनेट करते हो, वहां पे कोई बुक्स नए कलेक्शन में आते हैं, तो लाइब्रेरी की एक्सपेंशन होती है। फिर सरफोजी राजे भोसले जी, ये इन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था इस एक्सपेंशन में। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने का मतलब है कि एक्सपेंशन इनकी वजह से बहुत बड़ा, इन्होंने इतनी सारी किताबें, इतने सारे मटेरियल्स डोनेट किए और इस लाइब्रेरी की कलेक्शन में ऐड किए कि ये बहुत एक्सपांड हुई लाइब्रेरी। इसीलिए 1918 में इस लाइब्रेरी का नया नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? तंजौर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी। पहले सिर्फ सरस्वती महल लाइब्रेरी थी, अब क्या नाम पड़ा? तंजौर के महाराज सरफोजी की सरस्वती महल लाइब्रेरी, उनके सम्मान में। There are several noteworthy libraries in India, जैसे कि नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी दिल्ली, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी हैदराबाद, लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी मुंबई एंड डेविड सेशन लाइब्रेरी मुंबई। आपको यहाँ पे सबकी इमेजेस मिल जाएंगी। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता 1836 में स्टैब्लिश हुई थी। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी न्यू दिल्ली में है ये है डेविड सेशन लाइब्रेरी मुंबई की। यहाँ पे आपको बड़े से वर्ड्स में दिखाई देगा। फाउंडिंग भी लिखा गया है, आई थिंक 1847 या कुछ, तो अच्छे से नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं। अरे क्यों अटक गया ये? हो गया आखिर ठीक, चलो। कभी कभी लैपटॉप को लगता है कि मैं उनसे बहुत काम कराती हूँ। अच्छा, डेविड सेशन लाइब्रेरी एशियाटिक लाइब्रेरी मुंबई की, ये आपने बहुत बार आई थिंक मूवीज में देखी होगी, हो सकता है कभी आपने विजिट किया हो। यहाँ पे बहुत लोग तस्वीरें खिंचाने के लिए आते हैं कि। So, from technical point of view, the management of archives is akin to the library. अब इसको क्या हुआ? एक मिनट यार, चलो कोशिश करती हूँ आगे। From technical point of view, the management of archives is akin to library management. एकिन मतलब सिमिलर। तो टेक्निकली देखा जाए तो आर्काइव्स और लाइब्रेरी दोनों की मैनेजमेंट कहीं ना कहीं एक जैसी ही होती है। दोनों के मैनेजमेंट के तरीके कहीं ना कहीं एक तरीके से ही होते हैं। दोनों को डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने का काम करना है उनके ओरिजिनल कंडीशन में। लाइब्रेरी का भी यही मकसद होता है कि जो भी हमारे यहाँ पे बुक्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में बिल्कुल ठीक रहें। आर्काइव्स का भी यही काम है। इंडेक्स प्रिपेयर करना, कंप्यूटराइज सिस्टम रखना ताकि डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव हो सके, इंडेक्स बना के रखना कि ताकि पता हो हमारे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं मैनेजमेंट ऑफ आर्काइव्स के। तो आर्काइव मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है ना, इट इज़ वेरी सिमिलर टू द मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी। डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना, प्रिजर्व करके रखना, ये पता रखना कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से नहीं हैं, और उन्हें टाइम टू टाइम रिट्राइव करना जब जरूरत पड़े। The documents from archives are supposed to be very reliable. निर्भर करने लायक, रिलायबल होना मतलब जिस पर आप निर्भर कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स जो हमें आर्काइव्स में मिलते हैं वो मोस्टली इतने ऑथेंटिक होते हैं कि आप उन पे निर्भर कर सकते हो इंफॉर्मेशन के लिए। Because of the heavy dependency on computerized system, information technology has become inevitable part of management of libraries and archives. तो लाइब्रेरी और आर्काइव्स की मैनेजमेंट में कंप्यूटराइजेशन का इतना इस्तेमाल होता है, मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल करना रिकॉर्ड बना के रखने के लिए, एक सिस्टम बना के रखने के लिए, ताकि हम एक्यूरेटली जब चाहे जो बुक चाहे ढूंढ सकें। उस सिस्टम के लिए हमें आईटी पे, कंप्यूटर्स पे इतना डिपेंड होना पड़ता है कि अब आईटी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ना, वो लाइब्रेरी साइंस और आर्काइव मैनेजमेंट का एक इनविजिबल इनएविटेबल पार्ट बन चुका है जिसको आप नहीं निकाल सकते। सो
द फर्स्ट ऑफिशियल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, इंडिया की पहली ऑफिशियल आर्काइव्स जिसका नाम था इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, स्टैब्लिश हुई थी 1891 में कोलकाता में, और बाद में 1911 ऑलमोस्ट 20 साल के बाद दिल्ली शिफ्ट हो गई। सो इसकी भी मैंने आई थिंक यहाँ पे लास्ट में यही फोटो दी है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। सो बाद में इस इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का नाम पड़ गया नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। और ये पहले कहाँ थी, कोलकाता में थी, उसके बाद ये दिल्ली मूव कर दिया। 1891 में स्टैब्लिश हुई थी, 1911 में दिल्ली शिफ्ट किया गया था। 1998 में जब हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे हॉनरेबल KR नारायणन, इन्होंने आर्काइव्स की ओपनिंग की थी पब्लिक के लिए। सो इट इज अ डिपार्टमेंट अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। जैसे हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, और उसके मिनिस्टर्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी है, उसके मिनिस्टर भी हैं, और उस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, और वही डिपार्टमेंट जो है ना वो इन आर्काइव्स, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की मैनेजमेंट को देखता है कि उसकी सारी जिम्मेदारी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर इस डिपार्टमेंट की है। सो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो 1748 से हैं, और 1748 से लेकर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाए गए हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब पहले 1748 के डॉक्यूमेंट्स, फिर 49 के, फिर 50 के, क्रोनोलॉजी में नंबर से एक एक करके नंबर से लगाए गए हैं। जो रिकॉर्ड्स हैं वो इंग्लिश, अरबिक, हिंदी, पर्शियन, संस्कृत, उर्दू लैंग्वेजेस में है, और बहुत सारे तो मोदी स्क्रिप्ट में भी है। स्क्रिप्ट और लैंग्वेज का फर्क मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। दीज रिकॉर्ड्स आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज में इन रिकॉर्ड्स को क्लासिफाई किया गया है, टाइप किया गया है कि कौन सी 4? पब्लिक रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट के जो पब्लिश होते हैं पेपर्स वो हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, ये सब क्या होते हैं? पब्लिक रिकॉर्ड होते हैं। और प्राइवेट रिकॉर्ड जैसे कि किसी के पर्सनल डायरी हो गई, पर्सनल कुछ प्रॉपर्टी के खरीदने के या बेचने के पेपर्स हो गए, तो वो सब क्या होते हैं? किसी की विल होती है, ये सब प्राइवेट रिकॉर्ड होते हैं। फिर ओरिएंटल स्टडीज मतलब अगर आपको, अगर एशिया या इंडिया, इंडिया के अलावा चाइना, अगर किसी भी ओरिएंटल कंट्री के ऊपर कोई भी स्टडीज कर रहे हो तो उसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो, और मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ये 4 कैटेगरीज में यहाँ पर रिकॉर्ड्स को क्लासिफाई किया गया है। कहाँ? नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया दिल्ली के। गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इन इंडिया मेंटेन इंडिपेंडेंट आर्काइव। हर स्टेट की सरकार एक इंडिपेंडेंट स्टेट के भी आर्काइव्स को मेंटेन करती है, संभालती है, मैनेज करती है। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट भी अपने आर्काइव्स को मैनेज करती है, और उनकी आर्काइव्स की, महाराष्ट्र के जो आर्काइव्स हैं उनकी ब्रांच है मुंबई में, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद और नागपुर में। सो ऑलमोस्ट 5 करोड़ मोदी स्क्रिप्ट में, मोदी डॉक्यूमेंट्स जो हैं, 5 करोड़ डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे हैं? पुणे के ब्रांच में है, जो रिलेटेड है मराठा एम्पायर, मराठास की हिस्ट्री, उनके इतिहास से। इन डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है पेशवा दफ्तर। दफ्तर का मतलब पता होगा, ऑफिस। दफ्तर मतलब ऑफिस। सो बेसिकली पेशवा दफ्तर मतलब फ्रॉम पेशवास ऑफिस। फिर इंसाइक्लोपीडिया, अगेन मैंने कहा था पार्ट 3 में हम लोग कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। प्लेलिस्ट का जो आपको लिंक है वो आपको बायो में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा वो भी। और मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, और पूरा का पूरा हिस्ट्री सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं यहाँ पर। सो चैप्टर खत्म होने पर है, आप लोग जाइए, ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपना अटेंडेंस मार्क करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और खत्म करते हैं हमारा सिलेबस।